हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और वन शॉट लेक्चर ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9 सिलेबस, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। और बच्चों, आप सभी मानते होगी कि ये बहुत इजी चैप्टर है। तो बेटा, आज हम लोग सारी की सारी थ्योरी इसी 1 घंटे के अंदर विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अगर आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। कुछ और ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत है, ना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी देखने की जरूरत है। तो चलो बेटा, एक एक करके हम लोग चीजें समझना चालू करते हैं। हीरोन्स फार्मूला पे आने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक्स अब आपको पता होगा बेटा कि हीरोन्स फार्मूला यूज किसके लिए होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यूज होता है। तो किसकी बेसिक्स जाननी पड़ेंगी? ट्राइंगल्स की थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा, ट्राइंगल होता क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अ ट्राइंगल इज अ 3-sided पॉलीगन। इट हैज 3 sides, 3 vertices एंड 3 angles। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है 3 साइड। ट्राइंगल है क्या? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक भाई 3 साइड की फिगर है, 3 साइड की क्लोज फिगर है ना। अब ट्राइंगल में होता क्या है बेटा? ये सब मेरी है साइड्स, हमें पता है ये सब क्या है, मेरी साइड्स हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा? जहां पे इन साइड्स का इंटरसेक्शन होता है ना। तो बेटा ये और ये क्या है? हमारी वर्टिसेस हैं। एंगल्स क्या है बेटा? ये जो साइड्स के बीच में बनते हैं इनको बोला जाता है एंगल्स। ठीक है, ये सब बातें मैंने जब आपको ट्राइंगल्स का चैप्टर करवाया था बेटा, तब भी ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको। बस दोबारा से क्विकली रिवाइज करा रहा हूं ताकि जिन बच्चों ने ट्राइंगल्स वाला चैप्टर नहीं देखा है मेरा, उनको एक क्विक रिवीजन मिल जाए। अब बेटा आते हैं टाइप्स पे। ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं? हम सबको पता है ट्राइंगल को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक किया जाता है बेस्ड ऑन साइड्स, और एक किया जाता है बेटा किस पे? बेस्ड ऑन एंगल्स। याद है ना? इस पे किया जाता है बेस्ड ऑन एंगल्स। बेटा, बेस्ड ऑन साइड्स हम सबको पता है हम लोग किस किस में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारा स्केलीन, फिर होता है हमारा आइसोसेलेस, और फिर तीसरे टाइप का ट्राइंगल होता है हमारा क्या? इक्विलेटरल। ठीक है, तो चलो पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। स्केलीन क्या होता है बेटा? ऑल 3 sides डिफरेंट। ऑल 3 sides मतलब इनकी जो लेंथ होती है डिफरेंट होती है। ऑल 3 sides डिफरेंट। बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? 2 sides सेम, और जो तीसरी साइड होती है, तीसरी अनइक्वल साइड होती है बेटा, उसको बेस बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक है, तो 2 sides सेम। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 साइड्स एंगल्स इक्वल। ठीक है, तो ऐसे डिवीजन होता है हमारा ट्राइंगल का बेस्ड ऑन साइड्स। अब बेटा, ट्राइंगल का डिवीजन बेस्ड ऑन एंगल कैसे होता है? चलो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होता है बेटा? हम सबको पता है, एक होता है हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर होते हैं हमारा दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और फिर होता है बेटा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि एंगल्स जो होते हैं बेटा लेस देन 90 डिग्री होते हैं ना। सबको पता है ना एक्यूट एंगल में क्या होता है? एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है बेटा? आपका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? आपका एक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 1 मतलब एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा, ये हो गया ट्राइंगल का डिवीजन, कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। बोलो, समझ आई कहानी? बोलो, समझ आ गया? चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले लो। बहुत बेसिक्स बातें हैं, मैं जानबूझ के पहले बेसिक्स कवर कर रहा हूं और फिर हीरोन्स फार्मूला पे जल्दी आएंगे। तो बेटा, अब हम लोग ट्राई करते हैं इस चीज को समझने की कि हीरोन्स फार्मूला की जरूरत कहां पड़ती है, क्यों पड़ती है, और कैसे क्वेश्चंस में हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता ही है।
तो बेटा जब मैं एरिया की बात करता हूं, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप सबको पता है एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो बच्चे को पता है, हम लोग 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, जहां पे बेस और हाइट अगर हमें पता हो तो हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये ट्राइंगल है बेटा ए बी सी। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि BC मेरी बेस है, ठीक है, BC मेरी बेस है, तो बेटा जो हाइट होगी इसकी वो A, मतलब A वर्टेक्स से आएगी और इस पे ऐसे ड्रॉप करूंगा हाइट के लिए, ये हो जाएगा मेरा हाइट H। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू दिस AD, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ऐसा। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा BC होगा, बेस कुछ भी हो सकता है। अगर बेस मेरा AC हो जाएगा, मानो मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, अगर मैं क्या करूं, इस बारी बेस को मान लूं अपना, ये मान लूं मैं बेस, तो बेटा बस जो आपको हाइट ड्रॉप करनी पड़ेगी ना वो इस बेस पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये वाली हाइट ले लोगे और ये वाला बेस ले लोगे, हमेशा जो हाइट ड्रॉप होगी, जो हाइट का फुट होगा वो बेस पे होना चाहिए। मतलब इस बारी जो हाइट आप लोगे वो ये लोगे, ठीक है। तो आप इस बारी क्या करोगे, BD इसको मानोगे, ऐसा परपेंडिकुलर लोगे जिसका जो फुट होगा वो AC पे लैंड करेगा, ठीक है। तो बेटा इसका एरिया और इसका एरिया सेम आएगा या नहीं आएगा, सेम आएगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल है वो, ठीक है, सेम ट्रायंगल है। तो आपका फर्क नहीं पड़ता आप किसको बेस मानो किसको हाइट मानो, बस जिसको भी बेस मानोगे हाइट उसके सामने वाली वर्टेक्स से ड्रॉप करनी पड़ेगी, तब जाके वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। ये चीज बेटा हम लोग सबसे ज्यादा कहां यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का निकालने के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है ऐसा होता है, ठीक है। अब बेटा मैं इसको बोल देता हूं मेरा बेस, इसको बोल देता हूं हाइट। ये मैंने बोला है मैं AB को भी बेस बोल सकता था तो मेरी BC हाइट हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी बेस कुछ भी हाइट ले सकते हो। तो बेटा यहां पे एरिया क्या निकल कर आता था मेरा, हाफ इंटू AB इंटू AC लिखो या हाफ इंटू AC इंटू AB लिखो, मैं बात तो सेम ही है ना। तो मतलब किसी को भी बेस मानो किसी को भी हाइट मानो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी बेस मानो किसी को भी हाइट मानो। तो ये होता था अभी तक हमें जो पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि हेरॉन्स फॉर्मूला कहां यूज होता है और किस लिए यूज होता है। उससे पहले बेटा हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं फॉर सम स्पेशल केसेस ऑफ ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का तो आप सबने अभी देख ही लिया कैसे निकाला जाता है एरिया, हम सबको पता है। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ABC, ठीक है, तो यहां पे बेटा जो मेरा एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, हाफ इंटू AB इंटू BC, ठीक है। तो ये तो हम सबको पता ही है कि इसका एरिया ये होता है। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। बहुत से बच्चों को जो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसका एरिया निकाला कैसे जाता है। मैं आपको क्विकली बता रहा हूं कि इसका एरिया वो आता कैसे है, जो फॉर्मूला आपको याद है। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसकी हम लोग मान लेते हैं लेंथ ना सारी साइड्स की है A। मैंने क्या किया, BC को बेस माना, BC को बेस माना तो बेटा हाइट चाहिए होती है ट्रायंगल का निकालने के लिए एरिया, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको बोला H। अब मेरे को अगर H की वैल्यू पता चल जाती है तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बहुत इजीली निकाल सकता हूं, बहुत इजीली निकाल सकता हूं। बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर A एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होगा और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है, मतलब ये मीडियन भी होगा, मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। तो बेटा यहां से अगर इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूं तो मेरा H स्क्वायर किसके बराबर आएगा, H स्क्वायर आएगा A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, अब ये हो गया बेटा A/2, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4,
दैट इज 3a² के बराबर आ जाएगा यहां से मेरा h²। तो बेटा यहां से मेरा h किसके बराबर आ जाएगा, √3a/2। h किसके बराबर आया, √3/2 टाइम्स ऑफ a। तो बेटा बताओ अब एरिया क्या निकल कर आ जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज a इंटू हाइट √3/2 इंटू a। दिस इज नथिंग बच्चा, किसके बराबर है ये एरिया, किसके बराबर आ गया, √3/4a²। और यही आपने शायद सबने याद भी कर रखा है, ठीक है, यही आप सबने याद भी कर रखा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा एरिया क्या होता है, अगर मैं यहां पे लिख दूं √3/4a², तो आपको इसमें दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो डायरेक्टली ये एरिया का रिजल्ट और ये हाइट का रिजल्ट भी याद होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं, ठीक है, निकालते कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए। चलो पता चल गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जैसे बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने कॉन्सेप्ट लगाया है ना, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी लगता है। कैसे लग जाता है मैं आपको बता देता हूं। ABC, मान लो जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ है A और जो अनइक्वल साइड है उसकी लेंथ है मेरे पास B। तो बेटा जब आप B को बेस मान के A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसका मेरे को हाइट पता होगा तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूंगा सिंपली। बहुत सिंपल सी बात है भाई, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। तो अब कैसे निकलेगा बेटा, आपको मैंने क्या बताया, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता था वो यहां पर भी होता है। आप कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूफ कर सकते हो। वैसे आपका दिमाग में सवाल आ सकता है, सर ये बाइसेक्ट कैसे कर रहा है, ये एंगुलर बाइसेक्टर कैसे है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सोचो, आप इसको प्रूफ कर सकते हो सीपीसीटी से। अभी भी बेटा ये इसके बराबर आता है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। तो बेटा h² मेरा किसके बराबर आएगा, a² माइनस b²/4 के बराबर आएगा। यहां से आप h की वैल्यू निकाल लेना, तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है b इंटू हाइट, जो भी आपकी निकल कर आएगी पुट कर देना, तो आपको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का भले ही रिजल्ट मत याद रखना चल जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रिजल्ट और इसकी जो हाइट होती है वो जरूर याद रखनी है। अब मेरे को बता सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि हाइट कोई सी भी हो सकती है, डिपेंड करता है बेस पे। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो तीनों लेंथ पे साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी या नहीं होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि भाई एक सिमेट्रिकल फिगर है, सारी साइड्स भी इक्वल हैं, तो मतलब बेस की लेंथ भी इक्वल है, तो इसकी सारी की सारी जो ऑल्टीट्यूड्स की हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है, चलो बेटा अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पिक्चर में कि भाई हीरोन्स फॉर्मूला आया क्यों। जब इतना प्यारा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट काम कर जाता है मोस्टली, तो हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो बेटा इस चीज को समझो कि हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत इसलिए पड़ी, सिर्फ इसलिए पड़ी, जो मैंने यहां पे रीजन लिखा हुआ है। अब इस रीजन को आराम से समझो। रीजन क्या कह रहा है, दिस इज यूज्ड व्हेन हाइट ऑफ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बेटा ऐसे बहुत से केसेस आप लोग एनकाउंटर करोगे जहां पे आपको हाइट का अता पता नहीं लगेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही होगी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स नहीं होंगे, वो आपके जो आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ऐसे ट्रायंगल भी होते हैं जहां पे हम लोगों का हाइट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, और वहां पे लेकिन अगर हमें तीनों साइड्स की लेंथ दी गई हो तो वहां पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा के, जिसको बोला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो ध्यान से पढ़ो, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड्स एज दिस। ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ये लेंथ ऑफ साइड्स है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो ए वर्टेक्स के सामने वाली जो आपकी साइड होती है उसकी लेंथ ए मानते हैं, बी के सामने वाली को बी और सी के सामने वाली को सी। ये जो नोटेशन है, ये एक नोटेशन है, मैथ्स की नोटेशन है। आप 11th में जाके एक चैप्टर पढ़ोगे बच्चा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उसमें ना यही नोटेशन यूज होती है। अब आप बोलोगे सर ए बी सी तो समझ आ गया, लेंथ ऑफ साइड्स है, लेकिन ये एस किस बला का नाम है, ये एस कहां से आ गया। तो बेटा यहां पे देखो, आपको दिख रहा है एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। बहुत से बच्चे ऐसी गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एस की जगह पेरीमीटर डाल देते हैं जल्दबाजी में, और फिर घर आके बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं सर मैं तो सारे के सारे क्वेश्चन सही कर आया हूं, और बाद में उन्हें पता चलता है
कि भाई a प्लस बी प्लस 2 की जगह a प्लस बी प्लस सी डल गया, तो गड़बड़ हो जाती है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो ऐसी आपको सिली मिस्टेक्स क्या करनी है बेटा, अवॉइड करनी है। चलो अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे। हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कैसे हो सकता है बेटा। खुद समझो, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर है जो 4 साइडेड होती है ना। 4 साइडेड फिगर को मैं 2 ट्रायंगल्स में कैसे बांट सकता हूं, एक डायगोनल मिला के। तो अगर मेरे को डायगोनल की लेंथ और इन चारों साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के लेंथ के बारे में पता हो तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के बारे में मेरे को पता है, तो अगर मैं हेरॉन फॉर्मूला लगाऊंगा तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं, उसको सम अप कर दूंगा, उसको मर्ज कर दूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। हाँ या ना, बोलो, कहानी समझ आई। If we know the sides and one diagonal of a quadrilateral, then we can find its area by using the Heron's formula. दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो इंडिविजुअली और फिर उसको मर्ज कर दो, मतलब ऐड कर दो, और आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फटाफट से हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से मेरे को बताना है। फॉर्मूला आपको पता है, दोबारा से दिखा देता हूं, नोटबुक में ऊपर लिख लो क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो चलो अब मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों को दिया जाता है 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 30 सेकेंड दिया जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, आप क्या सोचते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया तो ऐसे ही देखते ही पता चल रहा है, कैसे निकालेंगे। दूसरे वाले में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो भाई कर लो फटाफट से मेहनत और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। बेटा ध्यान से देखो, जो ये ट्रायंगल ABC है इसका एरिया तो सीधा सीधा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस मान लो 9 को, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी 40। तो ये किसके बराबर आएगा, 20 इंटू 9, ये आ जाएगा बेटा 180 के बराबर। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो गया, 180 के बराबर। अब निकाल लेते हैं ट्रायंगल ACD का एरिया। ट्रायंगल ACD का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली लगा रहा हूं, देखो आपको क्या पता करना है, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करो, तो 28 में 15 जोड़ा आया 43, 43 में 41 ऐड किया आया 82, नहीं 43 में 41 ऐड किया आया 84, 84 को 2 से डिवाइड किया 42। तो बेटा मेरा S किसके बराबर आ गया, S आ गया मेरा 42 के बराबर। ठीक है, तो आपको पता है क्या, सबसे पहले तो S, फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, मतलब सेमी पेरीमीटर में से आप सारी साइड्स को घटा के लिखते रहो। तो 42 में से जब 28 घटाऊंगा तो बचेगा बेटा 14, फिर 42 में से मैं 41 घटाऊंगा तो बचेगा 1, और 42 में से 15 घटाऊंगा तो बेचा कितना बचेगा, 27। ठीक है, तो बस फटाफट से क्विकली इसको सॉल्व कर लो। तो अंदर सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में तोड़ लो। ये क्या है बेटा, 7 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब अंडर रूट करना है तो बेटा पेयर निकालने चालू करो। ये निकल गया 2 का पेयर, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। फिर 3 का पेयर, 3 बाहर आ जाएगा रूट के। एक और 3 का पेयर, एक और 3 बाहर आ जाएगा। एक 7 का पेयर, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 7 कितना होता है भाई, 21, 21 दिया 63, 63 इंटू 2 126। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही करी होगी मैंने वैसे तो। 21 21 3 63, 63 2 126 इसका आंसर आ रहा है। तो ट्रायंगल ACD का एरिया कितना आ जाएगा बेटा, इसका एरिया आ रहा है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो दोनों का एरिया पता चल गया। बस क्या करो, ऐड कर दो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर आएगा, 180 प्लस 126 के बराबर आएगा। तो 6 10 3 306 इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आई होप आप लोगों का आंसर मैच कर गया होगा, यही आप लोगों का आंसर आया भी होगा। चलो अब बेटा हम लोगों ने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हेरोन्स फॉर्मूला को कवर कर लिया है। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस लगाने की, और यही क्वेश्चंस, यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकता है चैप्टर से। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज का पहला सवाल, ये रहा आज का पहला सवाल। फटाफट से बेटा इसको सॉल्व कर दो और बताओ क्या आंसर आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और पेरीमीटर है उसका 42 सेंटीमीटर। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। फटाफट से बताइए बेटा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले एनालाइज करो क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कैसे पहुंचोगे वहां तक, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो बेटा देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स दी हुई हैं भाई 18, 10, और पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है 42 के बराबर, है ना, 42 के बराबर दिया हुआ है। तो बेटा ये अगर मैं x मान लेता हूं तो 18 + 10 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 + 10 + x शुड बी इक्वल टू 48 पेरीमीटर के बराबर। तो बेटा यहां से मेरी x की वैल्यू जो भी गिवन है मेरे को आ जाएगी 42 - 28, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 14 के बराबर। किसके बराबर आएगी बेटा, 14 के बराबर आएगी। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से समझो, आपको तीनों साइड्स निकल गई हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से सेमी पेरीमीटर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 42/2, दैट इज 21 के बराबर। किसके बराबर आएगा बेटा, 21 के बराबर। अब फटाफट से एरिया कैसे निकाल सकते हो, हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हो। सबसे पहले एक लंबा सा अंडर रूट खींच लो, सबसे पहले लिखो सेमी पेरीमीटर, फिर सर ने बताया था सेमी पेरीमीटर में से सारी साइड्स को माइनस करके लिखते रहो। तो सबसे पहले 21 में से करेंगे 18 को माइनस, बचेगा 3, फिर करेंगे 14 को माइनस, बचेगा 7, फिर करेंगे 10 को माइनस, बचेगा क्या 11। ठीक है, तो बचेगा क्या 11। अब बेटा देखो, अब यहां से कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अंदर ब्रेक डाउन कर लो सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट में। तो ये भी 21 है, ये भी 21 है, तो बाहर निकल जाएगा इसका क्या 21 निकल जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है इसमें। तो अंडर रूट को कर लो बेटा छोटा, बाहर आएगा 21, अंदर बचेगा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 21√11। ठीक है, 21√11 इसका आंसर हो जाएगा। एक बारी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेना, मेथड मैंने आपको बता दिया, मोस्ट ऑफली कैलकुलेशन भी सही होगा, लेकिन कहीं गलत हो तो आप लोग मैनेज कर लेना, देख लेना, वैसे तो सही है। ठीक है, बोलो समझ आया। अगर समझ आ रही हैं अभी तक सारी चीजें, थ्योरी समझ आ गया, पहला क्वेश्चन समझ आ गया, तो भाई सेशन को लाइक कर दो। अगर अभी तक लाइक करे बिना बैठे हो तो सेशन को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बारी आ रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा साथ बहुत लंबा रहने वाला है। आप लोगों को 10th तक मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर लेते हो। ठीक है, चलो अब बेटा ये रहा मेरा आज का दूसरा सवाल इस चैप्टर का। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आपको आता दिख रहा है, क्या आंसर आता हुआ आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन का। A triangular park had sides 120, 80 and 50. A gardener has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does he need to plant? How much area does he need to plant? ये बताना है आपको। तो बेटा कुछ भी नहीं पूछा उसने, इन शॉर्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दिया 3 साइड्स का बता के। लेकिन ऐसे टाइप का मैं क्वेश्चन लेकर आया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आपके पूछे जाते हैं। उनको पता नहीं क्यों लगता है कि बच्चे जब ये इसके बाद की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भाई बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं फंसाएंगे। तो बेटा क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी 3 साइड्स हैं 120, 80 और 50, और पूछा गया है कि भाई इसके अंदर मेरे को ना ग्रास लगानी है, तो मेरे को कितना प्लांटिंग करनी पड़ेगी, मतलब इन शॉर्ट आपको बस एरिया पूछा गया है। तो एरिया कैसे लिखोगे बेटा, सीधा सीधा हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो। हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सेमी पेरीमीटर पता होता है, तो सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा 120, 50, 170,
170 में 80 जोड़ोगे तो क्या आएगा 250, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा बेटा 125। ठीक है, तो 125 और फिर क्या लगते हैं बेटा, इसमें से सारी की सारी साइड्स को माइनस करना चालू करते हैं। 125 में से 120 करोगे तो 5 बचेगा, फिर 125 में से 80 करोगे तो 45 बचेगा, और फिर 125 में से 50 माइनस करोगे बेटा तो 75 बचेगा। ठीक है, 75 बचेगा। अब मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं, अंदर वालों का आप सिंपलेस्ट फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर लो और फिर देख लेंगे किस किस के पेयर बन रहे हैं, किस किस के नहीं बन रहे। जिसके बन रहे होंगे उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी को अंदर रहने देंगे। तो बेटा 125 क्या है, 125 इज नथिंग बट 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर एक और 5 ये रहा। 45 क्या होता है बेटा, 5 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद बेटा 75 किसके बराबर होता है, 75 होता है 25 इंटू 3, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब बेटा देखो किस किस के पेयर बन रहे हैं। 1 5 यहां से निकला, 1 5 यहां से निकला, और 1 5 बेटा यहां से निकला, 1 5 रह गया अकेला, है ना। 1 5 को कपल नहीं मिला उसका, है ना, तो 1 5 रह जाएगा अंदर। और बेटा 3 का क्या हिसाब है, 3 भी मेरे को कितने दिख रहे हैं, 3 मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, 3 मेरे को सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 3 मेरा यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो मेरे कितने 5 बाहर निकलेंगे अंडर रूट से, 1 2 3, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। कितने 3 निकलेंगे, 3 का यहाँ पे दिख रहा है 9, तो मतलब 3 निकलेगा। और फिर अंदर क्या बचेगा बेटा, एक 5 बच गया है और एक 3 बच गया है, मतलब अंडर रूट 15 अंदर बच गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 375 रूट 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया, और यही आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो, बातें समझ आ रही हैं सभी को, बातें समझ आ रही है। 2 क्वेश्चंस हम लोग निपटा चुके हैं बहुत अच्छे से। अब चलते हैं, चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और बताओ क्या आंसर आएगा। आराम से टाइम लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है रॉन्स फॉर्मूला में, बस कैलकुलेशन गड़बड़ मत कराना, क्योंकि इजी चैप्टर है, इजी मार्क्स हैं। इजी मार्क्स हमें लूज नहीं करने हैं, किसी भी बच्चे को लूज नहीं करने। तो फटाफट से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। The sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. Find its area. जल्दी बता। अब आपको रेशो दे दिया गया है, पेरीमीटर दे दिया गया है, तो आपको अभी तक वैसे स्ट्राइक कर गया होगा कि आपको क्या करना है। बेहद आसान सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, फिर हम लोग मिलके इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। आया किसी का आंसर? चलो बेटा फिर मिलके इस क्वेश्चन को एक बारी देखते हैं, उड़ाते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो बेटा साइड्स आपकी इस रेशो में है, पेरीमीटर दिया हुआ है ये। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर मैं मान लेता हूं मेरी साइड्स क्या हैं, अगर मैं मान लेता हूं, आपको पता है ना रेशो वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो बेटा साइड्स को मान लो 12x, 17x और फिर मान लो 25x। तो बेटा आपको क्या गिवन है, 12x प्लस 17x प्लस 25x किसके बराबर गिवन है बेटा, पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो 25 और 12 हो जाता है 37, 37 और 17 हो जाता है 54, है ना। 54x दिया हुआ है आपको 540 के बराबर। तो भाई यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो इस टाइप का कुछ बनेगा, उसकी साइड्स हो जाएंगी 250, 170,
x की जगह 10 डाल दिया बस, 120 मिल गई मेरे को, लेंथ मिल गई सारी की सारी साइड्स की ट्रायंगल के। तो फटाफट से भाई हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो। हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालोगे कैसे? सबसे पहले एक बड़ा सा अंडर रूट यहाँ पे डाल दो। पेरीमीटर 540 दिया हुआ है तो सीधा सेमी पेरीमीटर यहाँ से निकाल सकते हो, 270 540 डिवाइडेड बाय 2। अंदर क्या क्या बचेगा बेटा, आपको बताया था सेमी पेरीमीटर से साइड्स को माइनस करके लिखते रहो। तो 250 माइनस करोगे तो बचेगा 20, 120 माइनस करोगे तो बचेगा 150, और जब आप माइनस करोगे 170 तो बचेगा बेटा क्या, 100। ठीक है, बचेगा क्या, 100। अब बेटा इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो 100 से तो सीधा सीधा 10 बाहर निकाल दो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले 10 बाहर निकाल दो 100 से। अब बेटा इनको सिंपलीफाई करके लिखते हैं। मैंने क्या बोलता, सिंपलेस्ट टर्म्स में ब्रेक डाउन करना चालू करो। तो बेटा ये क्या है, 27 मतलब 3 का क्यूब, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर क्या है बेटा इंटू 10, फिर यहाँ पे क्या है इंटू 2 इंटू 10, 10 का पेयर दिख रहा है एक और फिर ये क्या है बेटा इंटू 15 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। इतनी चीज समझ आई सभी बच्चों को? अब बेटा देखो 3 कितने मिल रहे हैं, 1 और 2, तो बेटा बाहर क्या आएगा मेरा 10 इंटू 3 इंटू 3 तो बाहर निकल कर आ गया, 2 3 बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि 3 के अंदर मेरे को 4 3 दिख रहे थे, तो 2 पेयर मिल गए, तो मैंने एक एक बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा बेटा, ये हो गए समाप्त। अब बचा 10, तो एक और 10 बाहर निकल जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, एक और 10 बाहर निकल जाएगा, तो इसकी कहानी भी हो गई खत्म। अब बचा क्या, 2 5 और 10, 2 5 और 10, तो मतलब एक और 10 बाहर निकल कर आ गया भाई साहब, क्योंकि ये भी 10 बन रहा है और ये भी 10 बन रहा है, तो इंटू 10 हो जाएगा। मतलब पूरा अंडर रूट से बाहर निकल गई हैं चीजें। तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा बेटा, 10 10 10। सबसे पहले तो ये हो गया आपका 1000 के बराबर, 1000 इंटू 9 करोगे तो आएगा आपका 9000। तो इसका आंसर है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलो समझ आई बात? समझ आ गई बात सभी को? क्वेश्चन समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू गाइस वांट, और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को हम लोग समझेंगे। चलो बेटा, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो आराम से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, किसी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और आई नीड द राइट आंसर्स इन द चैट। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 11 मीटर, 60 मीटर एंड 61 मीटर। व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बस जो सेकंड स्टेटमेंट है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बस जो सेकंड स्टेटमेंट का मतलब समझ लेगा कि ऑल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड्स है, वो क्या कहना चाह रहा है, वहां पे बात खत्म हो जाएगी, वहां पे सारी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन हो जाएगा चुटकियों में सॉल्व। कैसे हो जाएगा? चुटकियों में सॉल्व। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो ना आप ट्राइंगल को इमेजिन करो, एज्यूम करो। ए बी सी, 60 61 61 और ये है 11। ठीक है, ये लेंथ दी हुई है। तो बेटा क्या बोला है, आपको ऑल्टीट्यूड निकालना है टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड क्या है, तो इस पे जो ऑल्टीट्यूड पड़ेगा, मतलब इस पे जो हाइट पड़ेगी, परपेंडिकुलर पड़ेगा, मतलब आपको एच की लेंथ निकालनी है। अब आप अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि इस एच की लेंथ आप लोग कैसे निकालोगे। सोचो सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े चलाओ, दौड़ाओ और मुझे बताओ इस एच की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है ये वाला क्वेश्चन। और अगर आपके टीचर स्कूल में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे चैप्टर, तो ये वाला क्वेश्चन वो आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बेटा मेरे को एक बात बताओ पहले, अगर मैं इसका बात करूं हेरोन्स फॉर्मूला से, इसका एरिया निकालने की बात करूं, तो निकाल लोगे फटाफट? कैसे निकालोगे? सेमी पेरीमीटर बोलो फटाफट से, क्या आएगा? 60 60 120 121 121 में 11 जोड़ूंगा तो बेटा आएगा 132
132 को 2 से डिवाइड करूंगा तो बेटा आएगा 66। ठीक है, तो मेरा इसका जो s आएगा वो आएगा 66 के बराबर, है ना। s आ गया बेटा मेरा किसके बराबर, 66 के बराबर। एक बार दोबारा से देख लेता हूँ, 120, 121, 121, 10, 131, 132, 132 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 66। तो आपका एरिया किसके बराबर आएगा बेटा, 66। ब्रैकेट में अंदर आएगा एक बारी 6, फिर आएगा 5, और फिर आएगा बेटा 66 में से जब मैं 11 माइनस करूंगा तो बचेगा 55। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लो तो किसके बराबर आएगा बेटा, मैंने क्या बोला था, अंदर वाले को आप सिंपलेस्ट फॉर्म्स में पहले तोड़ लो और फिर पेयरिंग करके बाहर निकाल लो। तो 66 को करूंगा तो बेटा किसके बराबर आएगा, 11 इंटू 6, 11 इंटू यहाँ हो जाएगा 6, एक और 6 ये रहा 5, ये रहा 11, ये रहा 5। 11 का एक पेयर, 6 का एक पेयर, 5 का एक पेयर, मतलब 11 इंटू 6 इंटू 5 के बराबर है ये। और ये कहानी किसके बराबर आती है, 66 इंटू 5 कितना हो जाता है बेटा, 330 के बराबर। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये 11 इंटू 30 है बेटा। 11 इंटू 30 क्या होता है, 330 के बराबर। 11 इंटू 30 क्या होता है, 330 के बराबर। अब आप बोलोगे सर उसने बोला ये है, आपने निकाल ये दिया। बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। किसी भी ट्राइंगल को पकड़ लो, यहाँ पे मेरे को हाइट पता नहीं है लेकिन मेरे को इतना तो पता है कि हाफ इंटू एच इंटू 11 ये इसी ट्राइंगल का एरिया है जो मैंने निकाला है। मतलब इनफैक्ट ये 330 के बराबर ही तो है, 330 के बराबर ही है। तो बेटा यहां से मेरे h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी 330 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11। 330 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11, तो ये कितना बनेगा बेटा, 330 इंटू 2, तो आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी ऑल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। बोलो समझ आ गई कहानी, समझ आ गई कहानी। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन पे जाएंगे। उस क्वेश्चन को खत्म करके आपका ये हेरॉन्स फॉर्मूला इन मात्र 40-45 मिनट्स कवर हो रहा है। इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना अगर आप समझ लेते हो तो आप हर क्वेश्चन बना सकते हो इस चैप्टर का, दैट इज माय गारंटी। तो मेक श्योर अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बोलना कि भाई ये ले 40 मिनट में तेरा हेरॉन्स फॉर्मूला गगन सर ने कवर करवा दिया अच्छी तरीके से। सिर्फ इस लेक्चर को देख ले, उसके बाद हेरॉन्स फॉर्मूला से कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। चलो तो बेटा ये रहा मेरा आज का आखिरी सवाल, और अच्छा सवाल है, एक आराम से सोचो, एनालिटिकल सवाल है और मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। If every side of a triangle is doubled, by what percentage is the area of triangle increased? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने ट्रायंगल की सारी साइड्स को डबल कर देते हो तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसमें क्या फर्क आएगा, कितनी परसेंटेज से वो इंक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज देखते ही आप लोग डर जाते हो लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, परसेंटेज देखते ही आप लोग डर जाते हो लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन का महत्व समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझो, बात बन जाएगी बेटा, बात इजीली बन जाएगी। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो बेटा आप ना ट्रायंगल को बनाओ। पहले मान लो साइड्स थी ए बी और सी, ठीक है, और बेटा इसने क्या बोला है, सेकंड केस में जो मेरे ट्रायंगल की साइड्स हैं वो डबल हो गई है, मतलब 2A 2B और 2C हो गई हैं। चाहे डबल लग नहीं रही हो लेकिन समझ लेना कि जो आपकी ट्रायंगल की साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो डबल हो गई है। बेटा मेरे को इस केस में बताओ, इस केस में मेरा सेमी पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर आएगा मेरा A + B + C/2, है ना, A + B + C/2। तो मेरा यहां से जो एरिया आएगा, एरिया क्या आता था बेटा, √, सिंपली S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस केस में बेटा मेरा सेमी पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा एक्चुअली जो s आएगा ना मेरा यहाँ पर, अगर मैं इसको s डैश बोलता हूँ इस बारी, तो मेरा s डैश होगा 2s के बराबर। मतलब पहले जो सेमी पेरीमीटर था उसके ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि देखो हर लेंथ, हर साइड की लेंथ डबल हो गई है। तो एक्चुअली 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 बाहर निकालोगे तो 2 टाइम्स ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा नया सेमी पेरीमीटर आया दैट इज s डैश, मेरी लेंथ चेंज करने के बाद, डबल करने के बाद वो आया 2s के बराबर। तो बेटा यहां से मेरा एरिया क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? 2s, है ना? 2s आएगा। बोलो अंदर क्या बचेगा बेटा? 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b और 2s, एक सेकेंड रुको, 2s माइनस 2b और एक बचेगा बेटा 2s माइनस 2c, है ना? अब बेटा एक चीज समझो, यहां से जब आप देखोगे इसको ध्यान से, तो 2 दिख रहा है यहाँ पे, यहां से भी एक 2 निकलता हुआ दिख रहा है, यहां से भी एक 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, यहां से भी एक 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। और फिर जब इसको देखोगे तो अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिख रहा है। ठीक है, एस माइनस बी दिख रहा है। अगर बेटा ये मेरा ओरिजिनल का ट्राइंगल का एरिया था, जब मैंने लेंथ के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी थी, तो वो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। बेटा जब मैं इन 4 2 में से बाहर निकालूंगा तो एक्चुअली मेरा क्या निकलेगा? 4। और ये जो एरिया है इसको बोल देता हूं मैं डेल्टा। ठीक है, इसको बोल रहा हूं मैं डेल्टा डैश। तो बेटा जो डेल्टा डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ, देखो अंदर अब यही बचा है ना डेल्टा, तो क्या डेल्टा के बराबर नहीं है? तो मतलब इन शॉर्ट जो आपका नया एरिया आया है वो 4 टाइम्स ऑफ पुराना एरिया हो जाएगा। जो नया एरिया आया है वो 4 टाइम्स ऑफ पुराना एरिया हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है? बट व्हाट बाय व्हाट परसेंटेज इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंक्रीज्ड? इंक्रीज कितना हुआ है? तो बेटा अब हो गया 4 डेल्टा, पहले था डेल्टा, तो इंक्रीज कितना हो गया? 4 डेल्टा माइनस डेल्टा, किस पे इंक्रीज हुआ? डेल्टा पे इंटू 100। तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा, दैट इज आपका आंसर आएगा इसका 300%। तो आपका 300% से इंक्रीज हुआ है एरिया, 300% से आपका एरिया इंक्रीज हुआ है। अब बोलो क्या ये बात दिमाग में पड़ी? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से समझा देता हूं आप लोगों के लिए मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। पहले मैंने ट्रायंगल बनाया जिसकी लेंथ थी ABC, इसकी साइड्स की लेंथ थी। मैंने देखा इसका सेमी पेरीमीटर मेरे को पता ही है क्या होता है, एरिया क्या होता है, मैंने उसको बोल दिया। यहाँ पे मैंने मान लिया S था मेरा। अब मैंने ट्रायंगल को चेंज किया, उसकी जो साइड्स की लेंथ थी उसको डबल कर दिया। तो बेटा अब मेरा जो सेमी पेरीमीटर मैंने मारा S डैश, तो मैंने देखा कि जो S डैश है वो ट्वाइस ऑफ ओल्ड वाला है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ S वाला है। फिर मैंने इसका एरिया लिखने की ट्राई करी तो मेरे को दिखा कि भाई 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c हीरोन्स फॉर्मूला से। तो देखा यार 2 2 2 2 2 हर जगह दिख रहा है, लेकिन जब वो मैं बाहर निकाल ले रहा हूं 2, तो मेरे को अपना पुराना एरिया दिखने लग जा रहा है, मेरे को अपना पुराना एरिया दिखने लग जा रहा है। तो बेटा जब मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया तो मेरे को दिखा कि नया एरिया दैट इज डेल्टा डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। मतलब साइड्स डबल करने से कुछ भी नहीं हुआ, मेरा एरिया 4 टाइम्स हो गया, मेरा एरिया 4 टाइम्स हो गया। और जब उसने बोला है कि भाई परसेंटेज बताओ बाय व्हाट द एरिया हैज इंक्रीज्ड, तो 4 डेल्टा हो गया डेल्टा से, मतलब 3 डेल्टा का इंक्रीज ओवर डेल्टा दैट इज डिवाइडेड बाय डेल्टा इनटू 100। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 300% का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, बिकॉज दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा, तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आप लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी है, अगर आप लोगों को सेशंस देखने में मजा आता है, आप लोगों पे जो मेहनत करी जा रही है, अगर आपको लगता है आपके लिए यहाँ पे आपके फैकल्टी मेंटोर्स मेहनत कर रहे हैं,
तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, कीप शेयरिंग। ठीक है, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बेटा अल्टीमेट एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब हमारे साथ जुड़ेंगे, जब हमारा चैनल इतना बड़ा हो जाएगा कि हर कहीं पे बैठा हुआ बच्चा हम लोग को देख पा रहा होगा, हम लोग को सुन पा रहा होगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और अच्छी नॉलेज, अच्छे कॉन्सेप्ट्स पहुंचा पाएंगे। क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है, हर कोई उस फेज से गुजरा है कि स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है आजकल के टाइम पे, कैसे डाउट्स क्लियर होते हैं, ये सब हम लोगों को पता है। बच्चों को सिर्फ बता दिया जाता है ये ऐसे होगा, कोई डाउट्स केटर नहीं किए जाते, उनकी सुनी नहीं जाती। तो इसलिए बेटा हम लोग चाहते हैं, हम लोग मैक्सिमम इंडिया की ऑडियंस ऑल ओवर, चाहे साउथ में बच्चा हो, चाहे नॉर्थ में बच्चा हो, चाहे ईस्ट में बच्चा हो, चाहे वेस्ट में बच्चा हो, वी वांट टू रीच टू दैट वन एंड ऑल स्टूडेंट्स जिनको अच्छे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, जिनको अच्छे टीचर्स की जरूरत है, जिनको अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। वी आर हियर फॉर दैट। तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो पूरा किससे होगा, इससे पूरा होगा। इसमें हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। तो आप लोगों को हमारे साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, बिकॉज मिशन बहुत बड़ा है बच्चा, है ना। सिर्फ आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए, आपके साथ वालों के नंबर्स अच्छे आए, जो आपसे 300-400 किलोमीटर दूर बैठा है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी शेयरिंग से, सोशल मीडिया पे शेयर करने से या कहीं पे शेयर करने से उस बच्चे को हमारी वीडियोस मिलती हैं और उसको लगता है कि यार यहाँ पे मेरे को सब चीज़ें समझ आ रही हैं, ऐसे तो कभी समझ नहीं आया, तो बेटा उसकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, और फिर मैं अपना टाइम बता दूं, मैं डेली 3 बजे आता हूं, डेली 3 PM लाइव आता हूं फॉर 9th क्लास। ठीक है, फॉर 9th क्लास। और 4 बजे आता हूं मैं 10th वाले बच्चों के लिए। तो बेटा ये चीज भी बता देना अपने दोस्तों को कि गगन सर डेली 3 बजे लाइव आते हैं 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स के लिए, 9th क्लास के मैथ्स की क्लासेस के लिए। चलो बेटा, फिर इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हिरॉन्स फॉर्मूला में अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप कोई सा भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के देख लो, कहीं से भी क्वेश्चंस ले लो, रैंडमली गूगल भी कर लो, आप हर क्वेश्चन आप बना पाओगे अच्छे से। दैट्स माई गारंटी। Goodbye, take care बच्चा, and I'll see you again with a new and interesting session. Bye bye बच्चों।